बच्चों, ये वीडियो हिंदी विषय के बारे में कक्षा 3 के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में अब हम व्याकरण प्रवाह के अध्याय के बारे में देखने वाले हैं। आपने हिंदी विषय के बारे में जो वीडियोस सेंड किए गए हैं यूट्यूब चैनल से, वो वीडियोस आपने देखे होंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ को ये पहले भेजे हुए वीडियो देखो, उसके बाद में उस वीडियोस के आधार पर जो भी सवाल जवाब यहाँ पर मैं आपको सेंड कर रही हूँ, वो सवाल जवाब आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियोस देखो और उसके आधार पर ये जो सवाल जवाब मैं आपको दे रही हूँ वो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। आप सभी को ये सवाल जवाब लिखने ही है। तो व्याकरण प्रवाह के जो पहले 3 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं उनके बारे में अब हम यहाँ पर रिव्यू लेने वाले हैं और पूरे के पूरे सवाल यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ। तो पहला अध्याय है व्याकरण प्रवाह का, हिंदी भाषा, लिपि और व्याकरण। उसका पहला सवाल है, भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं। तो मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। भाषा किसे कहते हैं बच्चों? भाषा बोलचाल तथा लिखने का वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। तो ये भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। वो कौन से 3 रूप हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। दूसरा सवाल है, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के लिए जो संकेत चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उनके व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जो विशेष चिन्ह संकेत निश्चित किए जाते हैं उसे उनके व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तीसरा सवाल है, व्याकरण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। भाषा के सही नियमों का ज्ञान कराने वाली विद्या को ही व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण किसे कहा जाता है? कि भाषा के सही नियमों का ज्ञान कराने वाली विद्या को ही व्याकरण कहा जाता है। जिस प्रकार सड़क पर चलने के लिए कुछ नियम होते हैं, यदि उन नियमों का पालन न किया जाए तो दुर्घटना हो जाती है, वैसे ही भाषा को सही ढंग से लिखने बोलने के कुछ नियम होते हैं। यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए भाषा को सही नियमों से ही सांचा जा सकता है। तो सही नियमों का ज्ञान कराने वाली विद्या को ही क्या कहते हैं? व्याकरण कहा जाता है। तो ये व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के व्याकरण होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और वो कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वो व्याकरण के कौन से 3 प्रकार हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सही शब्द, अगला सवाल है, सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। भाषा का प्रारंभिक रूप कौन सी भाषा है? भाषा का प्रारंभिक रूप डैश भाषा है। सबसे पहले कौन सी भाषा उपयोग में लाई जाती थी? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। भारत के अधिकांश राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। डैश गई बातों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है। पढ़ी या लिखी बातों को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखा जाता है। आपने एक बार पढ़ लिया तो पढ़ना
सुरक्षित है या लिखना, लिखकर जो भी कुछ रखा जाता है वो ज़्यादा समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। आगे का सवाल है, संस्कृत भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में संस्कृत भाषा लिखी जाती है? देवनागरी। कौन सी लिपि में? देवनागरी। व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं? व्याकरण के डैश प्रकार होते हैं? 3। अभी मैंने वो बताए हैं। हम अपने विचार डैश द्वारा प्रकट करते हैं। आप अपने विचार कैसे प्रकट करते हो? भाषा के द्वारा। लिखकर अपनी बात कहना भाषा का, जो भी कुछ आपने लिखा होता है वो भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है। उर्दू लिखने की लिपि क्या कौन सी कहलाती है? फारसी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि डैश भारत की भाषाएं हैं? दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? 3। वो भी मैंने अभी आपको बताए हैं। सही जो है वहाँ पर टिक करना है, गलत को क्रॉस निशान लगाना है आपको। अखबार मौखिक भाषा का रूप है, ये क्या है? गलत है। अखबार क्या है? लिखित भाषा का रूप है। भाषा लिखने की विधि लिपि कहलाती है, ये सही है। पूरे भारत में एक ही भाषा बोली जाती है क्या बच्चों? नहीं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं पूरे भारत में बोली जाती है, इसलिए ये गलत है। भाषा के मुख्यतः 4 रूप होते हैं, ये सही है क्या? नहीं, ये गलत है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, ये सही है। सही उत्तर पर टिक का निशान चिन्ह लगाइए। बंगाली भाषा की लिपि कौन सी है? बांग्ला। भाषा के रूप है, यहाँ पर जो दिए गए हैं पर्याय उसमें से हमें ढूंढना है। भाषा के रूप है मौखिक और लिखित। कौन से है? मौखिक और लिखित। भाषा के 4 कौशल है। कौन से भाषा के 4 कौशल है? बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। उचित लिपि के साथ मिलान कीजिए। क्या करना है आपको? हिंदी कौन सी है? उचित लिपि कौन सी है हिंदी की? देवनागरी। उर्दू की? फारसी। पंजाबी गुरुमुखी। अंग्रेजी रोमन और मलयालम केरल। यहाँ पर मैंने ये पूरे सॉल्व करके दिए ऊपर के। आपको ये नीचे का मैंने नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें कौन सी 5 भाषाएं हैं। आपको यहाँ पर उसके नाम लिखने हैं, यहाँ पर आपको उसके नाम लिखने हैं। वो कौन से हैं मैं आपको उन्होंने एक करके बता दिए हैं। निम्नलिखित वर्ग पहले से 5 भाषाओं के नाम ढूंढ कर लिखिए। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये कौन सी है? कन्नड़। ये हिंदी। ये कौन सी है? संस्कृत। पंजाबी ऊपर है उसके, संस्कृत के ही। यहाँ पर अंग्रेजी। अंग्रेजी अंग्रेजी के बाद में पंजाबी हो गई। पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी, हाँ, यहाँ तक हमारी 5 भाषाएं ढूंढकर खत्म हो गई है। आपको यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। यहाँ पर हमारा पहला अध्याय खत्म हो जाता है और दूसरा अध्याय शुरू होता है। दूसरा अध्याय कौन सा है? वर्ण, वर्णमाला और मात्रा।
वर्ण, पहला सवाल है, वर्ण किसे कहते हैं? बोलते समय हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। क्या वर्ण किसे कहते हैं? बोलते समय हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। कौन से वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 35 व्यंजन होते हैं। स्वर 11 मीन्स 11 और व्यंजन 35 मीन्स 35। तो वर्ण किसे कहते हैं, यह समझ में आ गया। दूसरा सवाल है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो व्यवस्थित समूहों में लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से हैं बच्चों? आपको भी मेरे साथ बोलने हैं। कौन से स्वर होते हैं वो भी आपको बताना है। कौन से स्वर होते हैं? इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 11 होती है। वो कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? स्वर है। और व्यंजन कौन से हैं? व्यंजन कितने बताए हैं मैंने? व्यंजन की संख्या 35 से 35 है और उनको उच्चारण स्थान से ही अलग किया गया है। वो कौन से हैं? क, ख, ग, ग, न, ये क वर्ग से आते हैं और इनको बोलने के लिए हमें कंठ से ध्वनि निकलती है, तो उन्हें क्या कहा गया है? कंठ वर्ण। क्या कहा गया है? कंठ व्यंजन कहा गया है। दूसरा है, आगे का है च, छ, ज, न। ये तालु से ही हम उसका उच्चारण करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? च वर्ग, और उसे ही तालव्य कहा जाता है। तीसरा है ठ, ठ, ड, न। इसके लिए हमें ट वर्ग के वर्ण कहा जाता है और इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। आगे के है त, थ, द, न। ये त वर्ग के आते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? दंत्य वर्ग व्यंजन कहा जाता है, दंत्य वर्ण कहा जाता है। आगे के हैं प, फ, ब, ब, म। ये प वर्ग के आते हैं और उन्हें ओष्ठ वर्ण व्यंजन कहा जाता है। य, र, ल, व यह अंतस्थ वर्ण है। श, श, स, ह ये ऊष्म वर्ण है। आपको इसके बारे में उच्चारण स्थान का चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ये भी आपको बार बार पढ़ना है, तो आपको उच्चारण स्थान से उन्हें क्या कहा जाता है ये समझ में आ जाएगा। तो वर्ण के कितने भेद है? वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। नीचे मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको मात्रा लगानी है और यहाँ पर उनके पिक्चर्स दिए गए हैं। ये गुलाब का पिक्चर है, तो यहाँ पर ग को मात्रा नहीं दी थी, तो यहाँ पर कौन सी आनी चाहिए? गुलाब। कैसे लिखना है आपको? गुलाब, ऊ की मात्रा यहाँ पर आनी है। क, ब, तर लिखा था, तो आपको क्या लिखना है? यहाँ पर कबूतर का पिक्चर है, तो आपको कबूतर को ऊ की मात्रा लगानी है। यहाँ पर ख, ड की लिखा था, तो आपको ये पिक्चर में देखकर खिड़की है, तो आपको उसे ख को ई की मात्रा लगानी है। यहाँ पर त, क, या लिखा है, तो आपको क को कौन सी मात्रा लिखनी है? ये तकिया है, क को ई की मात्रा देनी है। यहाँ पर क, य, ल लिखा है, तो आपको ये कोयल की पिक्चर देखकर ओ की मात्रा लिखनी है। वैसे ही ब, त, ल लिखा है, तो आपको ये बोतल का पिक्चर देखकर ओ की मात्रा लिखकर बोतल, ब को ओ की मात्रा लिखकर बोतल लिखना है। अब हमारा आगे का सवाल है, बिंदु कोई अनुस्वार कहा है और चंद्र बिंदु
लगाकर शब्द बनाने हैं। यहाँ पर कौन सा शब्द दिया है? पहले दत्त, कौन सा दिया है? दत्त। तो ये अर्थपूर्ण है क्या? नहीं। कौन से यहाँ पर बिंदु और चंद्र बिंदु आनी चाहिए? बिंदु आनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? दंत। यहाँ पर कांच है, तो कांच के लिए कौन से आना चाहिए? कांच। क्या आना चाहिए? कांच। चंद्र बिंदु यहाँ पर आएगी का के लिए। यहाँ पर घटी है, तो अनुस्वार आएगा घ के ऊपर, तो घंटी। यहाँ पर कदा है, तो क के ऊपर अनुस्वार आएगा कंधा। यहाँ पर साड़ है, वो सा के ऊपर अनुस्वार आएगा सांड। यहाँ पर आंगन है, तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, तो आंगन। आगे का सवाल है, निम्नलिखित शब्दों पर र की सही मात्रा लगाइए। यहाँ पर र को मात्रा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, और वह किस किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है ये यहाँ पर हमें देखना है। तो कौन सा दिया है शब्द? टरक। तो टरक के यहाँ पर क्या र को कैसे रूप में आएगा? नीचे ट्रक। गर्म गरम गर्म। रेप के रूप में र की मात्रा आएगी। पर्वत, पर्वत में भी कैसे? व के ऊपर रेप की मात्रा में र आएगा, पर्वत। ऊर्जा, ये र निकलकर रेप की मात्रा में ऊर्जा शब्द आएगा। धर्म, धर्म म के व्यंजन के ऊपर रेप की मात्रा में ये शब्द आएगा। और कर्म, कर्म म के व्यंजन के ऊपर रेप की मात्रा में र आ जाएगा। ट्रक के यहाँ ट के नीचे र कौन सी मात्रा में आता है? पदेन। इसे क्या कहा जाता है? इस ट के नीचे र जिस प्रकार आ गया उसे कहा गया है पदेन के रूप में र की मात्रा आती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों के सही विकल्प छांटिए। विसर्ग के उच्चारण में कौन सी ध्वनि आती है? विसर्ग कैसे आता है? हम कहते हैं ना आ, तो इसमें कौन सा आती है ध्वनि? आती है आ की ध्वनि आती है। वो विसर्ग कैसे लगता है? पुनः, स्वतः। तो उसमें एंड में क्या आता है? विसर्ग के लिए आ शब्द आता है। तो इसका सही आंसर है आ। र की मात्रा व्यंजन के ऊपर आने पर क्या कहलाती है? ऊपर जब आप व्यंजन के ऊपर र की मात्रा देते हैं तो रेप कहते हैं, रेफ। तीसरा है, वाक्य के मेल से क्या बनता है? वाक्य के मेल से भाषा बनती है। दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्ष, त्र, ण्य, श्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। डैश को छोड़कर सभी स्वरों की मात्रा होती है। किसे छोड़कर स्वरों की मात्रा होती है? सभी स्वरों की मात्रा होती है। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्रा होती है, क्योंकि अ व्यंजन के साथ ही आता है। व्यंजन अ स्वर के बिना व्यंजन कैसे होते हैं? हलंत होते हैं। उस व्यंजन के नीचे हलंत इस्तेमाल किया जाता है, और जब व्यंजन के साथ अ की मात्रा आती है तो वो हलंत निकल जाता है। तो सही डैश को छोड़कर सभी स्वरों की मात्रा होती है अ को छोड़कर। जब व्यंजन को मात्रा के बिना लिखना है तो उसके नीचे क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हलंत। वो कैसे लिखते हैं हलंत? अगर क लिखा है तो उसके नीचे उसका थोड़ा सा ऐसे नीचे लिखते हैं। उसे इस मार्ग को क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। अहा को क्या कहा जाता है? अयोग वहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
अयोगवाहक कहा जाता है। निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों के दो दो शब्द लिखिए। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं, आपको उसके दो दो शब्द लिखने हैं। श दिया है, श के दो कौन से हैं? क्षमा, क्षत्रिय। ज्ञ दिया है, ज्ञान, ज्ञानेश्वर। त्र दिया है, पत्र, पुत्र। श्र दिया है, श्रमिक, श्रम। नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द पर गोला लगाइए। आपको यहाँ पर सर्कल करना है। जहाँ पर सही शब्द है उसको आपको सही सर्कल करना है, गोला बनाना है। कैसे? यहाँ पर कौन सा है सही शब्द? कठिनाई। यहाँ पर चौकीदार। यहाँ पर प्रशंसा। यहाँ पर पिकनिक। रु का ठीक प्रयोग करते हुए निम्नलिखित शब्दों को पुनः लिखिए। यहाँ पर एक उन्होंने दिया है, ऋतु के लिए ऋतु करना है। रु कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में अब यहाँ पर देखने वाले हैं। वृक्ष का है वृक्ष, यहाँ पर कृपा, यहाँ पर कृषक, यहाँ पर घृणा और यहाँ पर कृपान। ये जो पहले पहले जो व्यंजन दिए गए हैं उनके नीचे ये रु आ गया है। और किस रूप में आ गया है? उस पाई के नीचे, व्यंजन के पाई के नीचे इस रूप में ये आ गया है। ये क्या है? रु यहाँ पर आ गया है इस रूप में। यहाँ पर हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हो गया है। ये तीसरा अध्याय शुरू होता है। कौन सा है तीसरा अध्याय? शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? एक अथवा एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनियाँ शब्द कहलाती है। एक अथवा एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनियाँ शब्द कहलाती है। सार्थक और दूसरा सवाल है, सार्थक और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। सार्थक शब्द जिन शब्दों का अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। तो जो शब्द आप पढ़ते हो, बोलते हो, तो वो सार्थक होते हैं, मीन्स मीनिंगफुल होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? सार्थक शब्द कहा जाता है। वो कौन से हैं? बंदर, हाथी, फूल, अंगूर, ये क्या है? सार्थक शब्द है। उनसे हमें अर्थ समझ में आता है। लेकिन जो निरर्थक शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो निरर्थक शब्द कौन से हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। टिपा, टोपा, ये जो शब्द होते हैं वो अर्थहीन शब्द है, उनका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। दूसरा सवाल है, चित्रों को देखकर संयुक्त व्यंजन को पढ़िए और शब्द लिखिए। यहाँ पर कौन सा दिया है शब्द? संयुक्त शब्द चा। तो यहाँ पर एक बच्चा दिखाई दिया गया है और यहाँ पर कच्चा, ये उन्होंने हमें सॉल्व करके दिया है। तो दूसरा कौन सा दिया है? तो यहाँ पर पहले क्या दिया है? पत्ता। तो आपको नीचे पत्ता लिखना है। यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता दिखाया है तो नीचे आपको छत्ता लिखना है। ये पत्ता और ये छत्ता। यहाँ पर क्या दिया है? गुब्बारा। आपको ये पिक्चर देखना और यहाँ पर गुब्बारा लिखना है। ऊपर का डब्बा देकर डब्बा लिखना है। यहाँ पर मक्खी, पिक्चर देखकर मक्खी लिखना है। और ये क्या है? मक्खन। तो यहाँ पर मक्खन लिखना है। दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग कर शब्द बनाइए। च और छ को मिलाकर कौन से शब्द बनते हैं आपको ये लिखना है। अच्छा। और दूसरा शब्द कौन सा है? मच्छर। और यहाँ पर दिया अन्न, पन्ना। ठ मट्ठा, मुट्ठी। जन्म,
तन्मय, अश्व, श्वान, त्रस्त, अस्त। यहाँ पर ऊपर संयुक्त शब्द दिए हैं और उनके संयुक्त व्यंजन को देखकर आपको ये नीचे शब्द लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों में आए संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। यहाँ पर जो संयुक्त व्यंजन है तो उसमें से आपको क्या करने हैं, अलग अलग लिखने हैं। गद्दा को क्या कहा है, ग प्लस द प्लस दा। हस्त कैसे लिखना है, ह प्लस स प्लस त। बच्चा ब प्लस च प्लस चा। मट्टा म प्लस ट प्लस ठा। यहाँ पर शब्द सीढ़ी बनाई गई है, आपको ये शब्द पढ़ने हैं। आप मेरे पीछे बोल सकते हो। कमल, लड़की, कागज, जवान, नदी, दीपक, कलम, मगर और अंत का रथ। आपको ये शब्द बार बार पढ़ने हैं। नीचे कुछ वर्ण दिए हैं जिनमें अन्य वर्ण जोड़कर शब्द बनाए गए हैं। इन्हें पढ़िए और समझिए। यहाँ पर त दिया है तो तरबूज, की दिया है तो किताब, सी दिया है तो सिटी। ऐसे वर्ण के आधार पर शब्द है, आपको ये पूरे के पूरे शब्द वर्ण के साथ पढ़ने हैं। चित्र देखकर सार्थक और निरर्थक शब्द आपको बताने हैं। सार्थक शब्द कौन से हैं, जिनसे हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, और जो निरर्थक है हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो वो कौन से हैं? महल क्या है, सार्थक है। पोपो क्या है, हम बोलते हैं ना पोपो की आवाज़, तो ये निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। सेब क्या है, सार्थक है। औरत सार्थक है। औजार सार्थक है। मेमे निरर्थक है। घड़ा सार्थक है। और काव काव निरर्थक है। सार्थक शब्दों पर गोला बनाइए। यहाँ के जो अर्थपूर्ण शब्द है आपको उन पर गोला बनाना है, उन्हें सर्कल करना है, जैसे मैंने किया है। आपको ये पूरे शब्द बोलने हैं और आपको क्या करना है, जो सार्थक लगते हैं, अर्थपूर्ण लगते हैं, उन्हें आपको सर्कल करना है, जैसे मैंने यहाँ पर करके दिया है। आपको पूरे शब्द पढ़ने के बाद करना है। अगला हमारा पॉइंट है पर्यायवाची शब्द। दिए गए चित्रों को पहचानिए और 3-3 पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो शब्द उसके बारे में होते हैं उस सभी का समान अर्थ होता है, एक ही अर्थ होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इंग्लिश में ही उसको क्या शब्द है? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मीन्स सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। तो वो कौन से यहाँ पर दिए हैं, तो उनके यहाँ के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं पिक्चर के आधार पर। ये क्या दिया गया है ऊपर पिक्चर में? घोड़ा, तो उसके आधार पर कौन से पर्यायवाची शब्द है? अश्व, घोड़ा, बाजी। ये घर है, घर, भवन, सदन। पेड़ है, पेड़, वृक्ष, तरु। चांद है, चांद, शशि, हिमांशु, चंद्रमा। सुधाकर, आप जो भी कुछ आपको आसान लगता है वो लिख लीजिए। कमल, नीरज, पंकज, कमल के लिए। हाथी, गज, मतंग, हाथी के लिए है। दूसरा सवाल है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची पत्र में से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, उसमें से आपको इसके पर्यायवाची शब्द लिखने। अमृत को ही कौन सा पर्यायवाची शब्द है? पीयूष, अमी। वन को जंगल, कानन। जल को नीर, पानी। दिन को वार, वासर। तालाब को जलाशय, तड़ाग। माता को जननी, माँ। समुद्र को जलधि। और यहाँ पर जलधि 2 बार आ गया है, तो उसका पर्यायवाची जल समुद्र का कौन सा है? उदधि। यहाँ पर मैंने दूसरा पर्यायवाची शब्द लिखा है क्योंकि 2 बार यहाँ पर जलधि आ गया है। पुत्र, बेटा, तनय।
नीचे दिए गए चित्रों में उचित पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर बॉक्स में शब्द दिए गए हैं पर्यायवाची, आपको वह यहाँ पर देखकर लिखने हैं, पिक्चर्स देखकर। क्या है, कौन सा है ये पिक्चर? घोड़ा, अश्व, घोड़ा। चिट्ठी, पत्र। हाथ, हस्त। उपवन, वाटिका। नदी, सरिता। पक्षी, खग। अब यहाँ पर अगला हमारा पाठ है अध्याय विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहा जाता है? एंटोनिम्स। विलोम शब्द मीन्स विरोधार्थी, उल्टे अर्थ बताने वाला शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थ शब्द कहते हैं। उसका अर्थ, उल्टा अर्थ दूसरे शब्द का आपको वहां पर बताना है। सही है तो गलत, कम है तो अधिक, कम है तो अधिक वाला शब्द कौन सा है? अधिक। गर्म है तो उसका उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द ठंडा। विलोम मीन्स एंटोनिम्स शब्द। हार, जीत, पुराना, नया, असली, नकली, ये सभी क्या है? विलोम शब्द है। चित्रों को देखिए, रिक्त स्थान में सही अक्षर लिखिए और शब्द पूरा कीजिए। यहाँ पर विलोम शब्द के जगह पर यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ा है, वो आपको वहाँ पर सही शब्द लिखना है। सही अक्षर लिखकर वो शब्द पूरा करना है। स्वतंत्र, परतंत्र, त्र लिखने पर ये हो जाता है। यहाँ पर क लिखने पर, क अक्षर लिखने पर एक, अनेक। यहाँ पर बदबू, बू लिखने पर बदबू, खुशबू। नीचे उल्टे अर्थ वाले शब्द इधर उधर बिखरे हैं, उनको जोड़े बनाकर लिखिए। यहाँ पर ही ऊपर है, आपको वो सही पर लिखने हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द। छाया, धूप, सुख दुख, धूप छाया। बुरा, अच्छा, सुख दुख, अच्छा बुरा। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहले में से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर बॉक्स में दिए गए हैं, यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उसके विलोम अर्थ के शब्द यहाँ पर है, उसमें से आपको ढूंढकर लिखने हैं। एक, अनेक। गरीब, अमीर। जीत, हार। सरल, कठिन। खुश, उदास। हल्का, भारी। अंधेरा, उजाला। राजा, रंग। यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं। हार, कठिन, रंग। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द द्वारा वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जहाँ पर नीचे अंडरलाइन किए हैं उसमें उस शब्द के विलोम शब्द को हमें आगे रिक्त स्थान पर लिखना है और ये वाक्य पूरा करना है। मैं प्रतिदिन सवेरे विद्यालय जाता हूँ और शाम को टेनिस खेलता हूँ। यहाँ पर सवेरे और शाम आ गए विलोम शब्द। डैश लोग मुसीबत का सामना करते हैं और कायर पीठ दिखाते हैं। कायर के लिए विलोम शब्द कौन सा है? वीर। वीर लोग मुसीबत का सामना करते हैं और कायर पीठ दिखाते हैं। कायर मीन्स डरपोक। खेल में हार या जीत दोनों से हम कुछ सीखते हैं। यहाँ पर है, जीत के लिए कौन सा शब्द आएगा? हार। मैं अपना काम आधा नहीं छोड़ता, उसे पूरा करता हूँ। पूरा के लिए कौन सा शब्द है? आधा। गर्मी के मौसम में हम पंखे चलाते हैं तो ठंडी के मौसम में हम धूप सेकते हैं। गर्मी के लिए कौन सा शब्द है? ठंडी। मुझे हिंदी बहुत सरल तथा अंग्रेजी कठिन लगती है। सरल और कठिन। अभी संतरे खट्टे हैं, पक जाने पर मीठे हो जाते हैं। मीठे के लिए कौन सा शब्द है? खट्टे। कभी कभी असली और नकली का अंतर करना मुश्किल है। असली और नकली। इस टेढ़े रास्ते से क्यों जा रहे हो? सीधे रास्ते पर चलो। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई है, सीधे रास्ते पर चलो लिखना है। सीधे, यहाँ पर मात्रा होनी चाहिए। इस टेढ़े रास्ते से क्यों जा रहे हो? सीधे रास्ते पर चलो। टेढ़े के लिए कौन सा विलोम शब्द है? सीधे। टेढ़ा, सीधा, तो ऐसे टेढ़े, सीधे।
दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पर सही का निशान लगाना है। हार के लिए कौन सा है? जीत। गरम के लिए ठंडा। कम के लिए अधिक। झूठ के लिए सच। पुराना के लिए नया। सुख के लिए दुख। यहाँ पर यह हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया है। आगे का है अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द। मीन्स एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वो कौन से शब्द है उसके बारे में अब हम देखते हैं। यहाँ पर कौन सा शब्द दिया है? जल दिया है। तो जल वैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है? दो अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है, पानी और जलना। उसने ठंडा पानी पिया, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लाओ। तो ये जल के लिए ये दो शब्द है, तो उनके लिए दो अर्थ होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं, उसके दो अर्थ हो गए ना, तो ये अनेकार्थी हो गया। दूसरा है पत्र। पत्र के लिए कौन सा शब्द है? उसका दूसरा पत्र के दो अर्थ कौन से निकलते दो शब्द के? खत और पत्ता। मैंने भाई को खत लिखा। पत्ता, पत्ते गिर रहे हैं। ये दो अलग अलग अर्थ के शब्द हो गए, वाक्य हो गए। ये दो अलग के शब्द है और उनसे अलग अलग वाक्य तैयार हो गए हैं। यहाँ पर क्या दिया है? कौन सा दिया है शब्द? बाल। तो बाल के लिए क्या आता है? केश और बालक। केश से क्या होता है? उसके केश काले हैं। दूसरा बालक, बालक खेल रहे हैं। ये उसके दो वाक्य हो गए और दो अर्थ हो गए। बाल के लिए केश और बालक के दो अर्थ और इसके दो वाक्य हो गए। सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पर बॉक्स में क्या दिए गए हैं? शब्द दिए गए हैं और वो सही जगह पर हमें लिखने हैं। किसान ने खेत में कनक उगाया। कनक के कौन सा अर्थ होता है? गेहूँ। तो किसान ने खेत में क्या उगाया? कनक। कनक मीन्स गेहूँ। वह पट खोलकर बाहर निकल गया। पट मीन्स द्वार खोलकर। उसने गले में फूलों का हार पहना था। उसे लाल गुलाब पसंद है। बुरा करोगे तो फल बुरा ही पाओगे। हमारा दूसरा टॉपिक है अंत का, और ये टॉपिक है वाक्यांश के लिए शब्द। तो क्या है? अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। कभी कभी हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं और बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे कि चित्रकार, जब आप बोलते हो वो चित्रकार है तो आपको समझ में आ जाता है। चित्रकार मतलब चित्र बनाने वाला है। डॉक्टर मतलब रोगी का इलाज करने वाला। लोहार मतलब लोहे का काम करने वाला। ये लोहार, डॉक्टर, चित्रकार क्या है? वाक्यांश है। वो क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द का उपयोग किया गया है। मूर्तिकार मूर्ति बनाने वाला। किसान फसल उगाने वाला। सुनार सोने के आभूषण बनाने वाला। ये सुनार, किसान, मूर्तिकार क्या है? वाक्यांश है। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और आपको उसके वाक्यांश लिखने हैं। ये जो पिक्चर क्या दिखाई दे रहा है? चित्रकार है। ये चित्र बना रहा है ना, तो उसे क्या कहते हैं? चित्रकार। और ये बच्चा स्विमिंग कर रहा है ना, तैर रहा है ना, तो उसे क्या कहते हैं? तैराक कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में स्विमर बोलते हैं। ये रोगी का इलाज करता है, पेशेंट का इलाज करता है, तो उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर। ये पढ़ाती है स्त्री, तो ये क्या है? टीचर, शिक्षक। आपके साथ जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? सहपाठी।
ये लोहे का काम करने वाला कौन है? लोहार। उचित मिलान कीजिए। जंगल में रहने वाला जंगली, जल में रहने वाला जलचर, 6 महीने में एक बार होने वाला छमाही, पेड़ पौधे की देखभाल करने वाला माली और कथा लिखने वाला कथाकार। वाक्यांश के लिए शब्द लिखिए। मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार। मूर्ति बनाने वाला कौन होता है? मूर्तिकार। लोहे का सामान बनाने वाला लोहार। कविता लिखने वाला कवि। जहाँ इलाज किया जाता है अस्पताल। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। जहाँ इलाज किया जाता है उसे अस्पताल कहा जाता है और रोगी का इलाज करने वाला डॉक्टर होता है। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूर्ण कीजिए। मैं गाना गाती हूँ, मुझे गायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? गायिका। मेरे नाना जी शाक सब्जी खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी। छोटे भाई को अनुज कहते हैं। रमेश मेरी कक्षा में पढ़ता है, वह मेरा सहपाठी है। यहाँ पर हमारे तीनों अध्याय खत्म हो गए हैं। आपको अगर इसमें कोई डाउट है, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। लेकिन व्याकरण प्रवाह के जो पहले 3 अध्याय है उसके बारे में यहाँ पर ये रिव्यू दिया गया है। ये पूरे सवाल जवाब आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं और ये आपको लर्न भी करने हैं। अगर इसके बारे में आपको कोई शंका है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।